जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ सीनियर सीज़न्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो एक्सप्रेस टीवी के साथ अटैच हैं और अपना कॉलम भी लिखते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, मेरे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका। कामरान साहब, मैं आपसे जो डिस्कस बहुत करना शुक्रिया चाह कमर जीमा साहब दावत देने का। जी, जी, थैंक यू। कामरान साहब, मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो कल एक खबर चल रही है 2-3 दिन से जी कि यूएई ने पाकिस्तान में जो है वो वीज़ाज़ बैन कर दिए हैं और कभी सुना है कि कोरोना की वजूहात हैं, कोई नेशनल सिक्योरिटी की वजूहात हैं। तो पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है कि जिस मुल्क से पाकिस्तान को कुछ $4.5 अरब सालाना रेवेन्यू आता है, वहाँ पे वीज़े हमारे लिए बैन हो गए हैं और कोई पता यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं हो रही। ना कोई सरकारी वजीर बोला है, ना कोई ऑपोजिशन ने इस पे शोर मचाया है। तो ये क्या हो क्या रहा है, जरा इसमें थोड़ी सी हमें हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि हमने अपने लास्ट वीक अपने प्रोग्राम में इस इश्यू को हाइलाइट किया था कि ये यूएई की तरफ से जो सस्पेंशन की गई है, वो कहते हैं कि आर्ज़ी तौर पर मुअत्तल किया गया है और दफ्तर ख़ारजा ने भी उसकी तस्दीक की और उन्होंने ये कहा कि ये जो विज़िट वीज़ाज़ हैं उसको बैन किया गया है। लेकिन जब आप तफ़सीलात में जाएँ तो ना सिर्फ़ विज़िट वीज़ा बैन किया गया है, बल्कि जो वर्क वीज़ा है या जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उसको भी सस्पेंड किया गया है और इस हवाले से मैंने खुद भी एक स्टोरी की थी और उसमें अगर आप दुबई एयरपोर्ट फ्री ज़ोन है उनकी तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है और उन्होंने हवाला दिया है कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यूएई का उस ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है जिसमें 13 ममालिक हैं के जो शहरी हैं उनका जो वीज़ा है वो सस्पेंड किया गया है और टिल फर्दर नोटिस और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है उसके अंदर कोई रीज़न नहीं असाइन की गई। पहले ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि शायद कोविड की जो सेकंड वेव है ये वजह हो सकती है और यही बात दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कही कि उनको लगता है कि शायद ये सेकंड वेव कोविड की होगी। लेकिन सवाल इसलिए भी उठे कि अगर कोविड की वजह से करना था, तो फिर भारत तो उस लिस्ट में शामिल नहीं है। भारत में इस वक़्त इस खित्ते की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेज़ हैं और पूरी दुनिया में अगर बात करें तो मेरे ख्याल में टॉप 3 केसेज़ में वो कोरोना के केसेज़ आते हैं। तो कल जो एक रिपोर्ट रॉयटर्स ने भी की उसमें उन्होंने एक हवाला दिया कि शायद कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अननेम्ड सोर्सेज या अननेम्ड ऑफिशियल्स यूएई को कोट करते हुए उन्होंने कहा है, लेकिन एलैबोरेट नहीं किया कि वो क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान की जो आपने शुरू में भी बात किया, बड़ी तशवीशनाक बात है कि इसको कोई सीरियस उस तरीके से ले नहीं रहा। हालांकि अगर ये बैन रहता है, तो इसकी अच्छी खासी इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। जी, बिल्कुल ठीक है। कामरान साहब, ये जो डिस्कशन हो रही है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बैन रहा तो इसके चैलेंजेस होंगे। लेकिन बहुत सारे पॉलिसी एक्सपर्ट ये भी कामरान साहब कह रहे हैं कि जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है जिसमें बहरीन ने और यूएई ने रिकग्नाइज किया इसराइल को, बेसिकली पाकिस्तान पे प्रेशर आ रहा है कि आप इसराइल को रिकग्नाइज करें। और जो वजीर आजम की तरफ से एक बात भी चली थी कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, गो के फॉरेन ऑफिस ने उसको जो है वो नहीं माना। आप समझते हैं क्या इसराइल की रिकग्निशन का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है? तो सऊदी अरब खुद तो नहीं बोल रहा, तो यूएई को आगे कर दिया और वीजा बैन लगा दिया। जी। देखिए, ये स्पेकुलेशंस तो बहुत हो रही है। मुझे लगता है कि शायद मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक जो फैक्टर है उसको आपको नहीं भूलना चाहिए, दो के सरकारी तौर पर इसका हम एतराफ़ नहीं करते। इस वक़्त जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं अरब कंट्रीज़ के साथ, सऊदी अरब और यूएई के साथ, वो बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, अच्छे नहीं हैं। उनके अंदर एक हिकअप ज़रूर मौजूद है और उस हिकअप की क्या वजह है? मेरे ख़्याल में जो मेरे भी जो कुछ हुकाम से या जो रिटायर्ड लोग जो पाक अरब ताल्लुकात पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका यही ख़्याल है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे और हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले सऊदी अरब गए, फिर उसके बाद इमरान खान साहब गए और यूएई और सऊदी अरब ने मिला के कोई $9 बिलियन का आपको एक फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज दिया। अब लोग ये कहते हैं कि जिस तरह कहते हैं ना कि कोई फ्री लंच नहीं होता इस दुनिया में, तो जो $9 बिलियन आपको दिए गए थे, तो शायद इन रिटर्न पाकिस्तान ने कुछ कमिटमेंट की थी। और जब वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो कमिटमेंट्स शायद पाकिस्तान ने पूरी नहीं की, तो फिर सऊदी अरब की तरफ से और यूएई की तरफ से एक रिएक्शन आया। फिर उसके साथ ये जो आप नया एलिमेंट जो इज़राइल वाला आप कर रहे हैं, ये भी मार्केट में स्पेकुलेशंस अपनी जगह पे मौजूद हैं कि शायद एक कंडीशन या एक जो एलिमेंट था, वो ये भी था कि आप इज़राइल के साथ उसको रिकॉग्नाइज़ ना सही कम से कम
चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस उनके साथ ओपन करें, क्योंकि उसकी एक वजह यह थी कि इवेंचुअली सऊदी अरब, यूएई ने तो ज़ाहिर है कि डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश कर लिए, बहरीन ने कर लिए, सऊदी अरब क्योंकि अभी थोड़ा सा कतरा रहा है, और उसकी वजह यह है कि वो चाहता है कि अगर पाकिस्तान जैसा एक इंपॉर्टेंट इस्लामी मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क, वाहिद मुस्लिम दुनिया का, अगर वो एक स्टेप लेता है इसराइल की रिकग्निशन की तरफ, तो शायद जब वो स्टेप लेंगे तो उनके लिए ये फैसला लेना या उसका जो ब्लो बैक है उसको संभालना जरा आसान होगा। तो ये बातें बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद हैं कि ये जो यूएई की तरफ से अभी बैन लगा है, ये क्वाइट पॉसिबल है कि वो उनका रिएक्शन है कि पाकिस्तान उसके ऊपर मान नहीं रहा, तो जिसे कहते हैं कि दबाव बढ़ाने की कोशिश है, एक आर्म ट्विस्टिंग है। वो चेक करना चाह रहे हैं कि आज अगर उन्होंने आर्जी तौर पर वर्क जो वीजा है पाकिस्तानियों के लिए बैन किया, तो कल सऊदी अरब भी उस हवाले से कोई इकदाम ले सकता है। और ये मत भूलें कि इससे पहले सऊदी अरब ने $1 बिलियन आपसे वक्त से पहले वापस मांग लिया, जो हमने चीन से लेकर के वापस किया। फिर जो $2 बिलियन फर्दर जो थे उसको उन्होंने रोल ओवर नहीं किया, और पाकिस्तान उसकी भी वापसी का इंतजाम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इसराइल वाला फैक्टर और दूसरे जो स्ट्रेटेजिक वजूहात हैं वो जरूर मौजूद हैं। पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, वो इसराइल के हवाले से भी हो सकता है, वो दूसरे जो इस वक्त अलाइनमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से भी हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसराइल के हवाले से भी हो रहा है। कामरान साहब, अगर हाइपोथेटिकली बात की जाए तो लगता यह है, और थोड़ी रियलिटी भी है, कि इंडिया के फुटप्रिंट्स मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा हैं। कोई $80 अरब की रेमिटेंस जाती है उनको, कोई बायलैटरल ट्रेड भी कोई 120, 120, 30, 40 अरब डॉलर के दरमियान है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये बैन इसी तरह लगे, और हमें देखें, उन्होंने अरबों ने तो हमसे नहीं पूछा कि भाई आपका क्या प्लान है या क्या करना है, हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें उन्होंने डेडलाइन दे दी हुई है कि साहब की अनऑफिशियल सी, और पाकिस्तान का वजीर आजम तो अंडर प्रेशर है, जारी बात है, वो करेगा तो अवाम सारी सड़कों पे आ जाएगी। तो मार्केट पाकिस्तान से जो है वो चली जाएगी, क्योंकि अरबों को तो इस वक्त वो तो मजहब के नाम पे चीजें नहीं देख रहे, लेकिन हम आज भी दुनिया को मजहब के एंगल से देख रहे हैं, रिलीजियस वो हम जो तरीकाकार है उसको देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ शिफ्ट आती नजर आ रही है आपको? यहाँ पे कोई जो लीडरशिप है कोई सख्त फैसला कर पाएंगे, अगर जो है वो ये ना हो इंडिया सारी मार्केट कैप्चर कर ले? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बड़ी कैच 22 वाली सिचुएशन है। जो आपने कहा कि ये जो अरब कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की फाइनेंशियल लाइफलाइन है। एक के हमेशा मुश्किल वक्त में उन्होंने आपको बेल आउट किया, दूसरा ये जो लाखों की तादाद में पाकिस्तानी इन अरब कंट्रीज में काम करते हैं, मेजॉरिटी जो रेमिटेंस आपको आता है वो इन्हीं ममालिक से आता है। अगर आप तसव्वुर करें कि ये मार्केट पाकिस्तान से लूज हो जाती है, तो ऑलरेडी आपकी मईशत जो है वो मतलब उसका बड़ा बुरा हाल है, और आपको ये जो फाइनेंशियल लाइफ लाइन है अरब कंट्रीज की तरफ से और गल्फ कंट्रीज की तरफ से, वो भी अगर खत्म हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए मसाइल काफी बढ़ जाएंगे। और इमीडिएटली जाहिर है कि अगर हम सेल्फ रिलायंट करनी भी है तो उसमें भी आपको काफी टाइम चाहिए। अब इसके अंदर जो इशू है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेसी एक आर्ट है ना, कि आपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके कोई देरीना दोस्त हैं, आपसे कुछ ऐसा अनड्यू मुतालबा कर रहे हैं, उनको नाराज भी नहीं करना, उनको इस तरीके से मैनेज करना है कि उसका आप पर इम्पैक्ट ना आए। यहां पर मुझे लगता है कि शायद हमने ठीक तरीके से सिचुएशन को असेस नहीं किया, और इस वजह क्या हमें अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली लानी चाहिए या कुछ शिफ्ट नजर आ रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक की बात है, बिहाइंड द सीन प्राइवेटली ये डिस्कशन जरूर होती है, जो हमारे फैसला करने वाले हैं दफ्तर खारजा, जो बदलती सूरत हाल है, क्या ऐसी सूरत हाल में जो 70-72 सालों से हम फलस्तीन के ऊपर एक प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई है, क्या अगर हम उसी नजरियाती पॉलिसी को अपनाएंगे तो क्या वो टेनेबल है, या हमें जो मौजूदा हालात बदल रहे हैं? क्योंकि ये मत भूलें कि जो फलस्तीन का बुनियादी तौर पर जब ओआईसी बनी तो ये अरब का इशूज था। अब अरब्स अगर उस चीज से पीछे हट रहे हैं अपने मफादात को देखते हुए, तो क्या पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी में थोड़ी लचक दिखानी चाहिए? ये डिबेट जरूर हो रही है। हाँ, ये बात अपनी जगह पे कायम है कि कोई ये नहीं कह रहा कि आप इमीडिएटली इसराइल को रिकग्नाइज कर लें, लेकिन जो मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको देखते हुए ये भी मेरे ख्याल में कोई वाइज पॉलिसी नहीं है कि आप स्टिक किए रहें अपनी एक पुरानी पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि खारजा पॉलिसी तो एक मुसलसल इवॉल्व होती रहती है ना, आप अपने कार्ड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं। तो ये
फीलिंग और सेंस विद इन द एस्टेब्लिशमेंट, विद इन जो फॉरेन ऑफिस की एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर मौजूद है कि हमें जो भी फैसले करने हैं मौजूदा हालात को सामने रख के करने हैं और ये देखना है कि आगे हालात किस तरफ इवॉल्व होते हैं। तो डिबेट की हद तक मेरे ख्याल में इन हाउस डिबेट होने में कोई हर्ज नहीं है कि हमें अपने मफादात को जो तहफ़्फ़ुज़ हैं उनको सामने रखते हुए क्या फैसला लेना चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि क्योंकि इसके साथ एक मजहबी एंगल इन्वॉल्व है, लोग इसके हवाले से बड़े जज्बाती हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमने पहले लोगों का अपना माइंड बनाया कि इजराइल आपका दुश्मन नंबर 1 है, यहूदियों के साथ आपकी कभी दोस्ती हो नहीं सकती। तो वो जो माइंड सेट है आम लोगों का, उसको बदलना जो है, वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज है और किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये फैसला लेना मजाक नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने 72-74 साल हमने वो इन्वेस्टमेंट की हुई है सोसाइटी के ऊपर इमोशनली और रिलीजियसली के, और हमारे यहाँ तो बहुत आसान होता है कि हम फटाफट कह देते हैं कि जी वो इंडो इसराइल नेक्सस है और हमें खतरा है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब लोगों के दिमागों में वो चीजें चली गई हुई हैं। तो कमरान साहब हमें ये बताइएगा काइंडली मेरे व्यूअर्स को कि क्या ये ऑप्शन है कि अगर अगर इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं तो नहीं करूंगा, और अगर वो करते हैं तो उनको तो मौलाना फजलुर रहमान पहले ही कहते थे ये तो इसराइली एजेंट है, तो वो तो उनकी बात पर ठप्पा लग जाना है हमेशा के लिए जी कि ये तो मैंने तो पहले ही कहा था ये इसके कर जाएंगे ये काम, तो वो तो अपनी सियासत पे जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी उनकी। अगर ये पाकिस्तान नहीं करता तो कामरान साहब आप समझते हैं कि वो जो दूसरा एक ब्लॉक है मलेशिया, ईरान, टर्की, चाइना, रशिया, क्या पाकिस्तान उसमें फॉल कर जाएगा और मुसल यहां से निकल जाता है, लेकिन ये जो इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और चेंज आएगी ये क्या इसमें कुछ ये रियलिटी है कि पाकिस्तान इस ब्लॉक में जा सकता है या मुमकिन नहीं होगा? मेरे ख्याल में सबसे पहले जहां तक इजराइल को तस्लीम करने की बात है, इमीडिएटली तो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट, इवन मौजूदा गवर्नमेंट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और ऑलरेडी कह चुकी है कि हम ऐसे किसी प्रपोजल पर अभी कंसिडर भी नहीं कर रहे और ये इमीडिएटली पॉसिबल नहीं। अगर कुछ पॉसिबल है, मुझे लगता है कि शायद सऊदी अरब की और अमेरिका की भी ख्वाहिश हो कि हम कुछ बैक चैनल, कुछ सॉफ्ट जो होती है एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाइज विद इज़राइल, इस तरह का कोई काम करें। इमीडिएटली तो शायद कोई भी नहीं कह रहा और फिर इवेंचुअली आप देखें कि किन टर्म्स के ऊपर आप रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि एक और फैक्टर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप इजराइल को अभी तस्लीम कर लेते हैं बगैर जो फलस्तीन का हल निकाले, तो इसका मतलब है कि फिर कश्मीर के ऊपर भी आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फिर कश्मीर का जो मौजूदा स्टेटस को है उसको भी आपने तस्लीम करना है। तो ये फैसला तो विदाउट ब्रॉडर कंसेंसस मुमकिन मेरे ख्याल में है ही नहीं। दूसरी बात आपने की कि अगर हम नहीं करते तो क्या हम दूसरे ब्लॉक में चले जाएंगे? मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच अपनाने की जरूरत है। हमारी खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है, कभी हम अमेरिकी कैंप में चले जाते हैं, कभी हम दूसरे कैंप में चले जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो तमाम ममालिक के साथ बेहतर होने चाहिए। अगर आपके दोस्त हैं तो उनके साथ मजीद दोस्ती मुस्तहकम होनी चाहिए। अगर आपके कोई दुश्मन है तो उनको आपको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और इसके लिए मेरे ख्याल में मैं एग्जांपल दूंगा इसराइल की ही। इसराइल कुछ अर्सा पहले, आपको कुछ साल पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने दौरा किया भारत का। और भारत में तो आप खुद टीवी चैनल्स पर जाते रहते हैं, तो वो उन जो भी फॉरेन डिग्नेटरी आता है तो उनके मुंह में सवाल डालने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान की बैशिंग करें। जब पाकिस्तान के हवाले से सवाल हुआ तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के बारे में कोई बयान उस तरह का नहीं दिया जिससे पाकिस्तान ऑफेंड हो। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को भी अपना दुश्मन नहीं समझते, हम सारों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। तो ये देखें कि इजराइल को बावजूद इसके कि हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, हम उनको अपना दुश्मन नंबर 1 समझते हैं, लेकिन पब्लिकली कभी भी वो नहीं कहेंगे कि हम या पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे। हमारा ऑन द कॉन्ट्ररी ये है कि हमारे जो दोस्त हैं वो भी हमसे मेरे ख्याल में नाराज हैं, जो दुश्मन है हम उनको भी ज्यादा प्रोवोक करते रहते हैं। तो अगर हमने डिप्लोमेसी सीखनी है तो मेरे ख्याल में इजराइल से ही सीख लें। पहले स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि अपना रेटरिक जो है वो जरा लो करें। हमें क्या जरूरत है कि आप बैल मुझे मार। अगर हर मुल्क अपने मफादात देख रहा है तो हमें अपने मफादात देखने चाहिए। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम ये कहें जी कि हम फलां कैंप में जा रहे हैं और फलां कैंप से निकल रहे हैं, उसके बजाय हमें चाहिए कि एक बैलेंस अप्रोच रखें, अपने मुल्क का मफाद सामने रखें। और यहां पर आपकी स्किल का पता चलता है, क्योंकि अगर सऊदी अरब और यूएई आपके दबाव डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक बड़ी आसान सा तरीका है। मैं कहता हूं कि सऊदी अरब से आप ये रिक्वेस्ट करें कि चलें जी, हम मान लेते हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन हमारी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि जो आपके ही जो
मकतबा फिक्र के फॉलोअर्स पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी साहिबान हैं, आप उनको कन्विंस कर लें, आप उनको बुलाएं, उनको कहें जी कि ये मुखालफत नहीं करेंगे, ये रोड्स पर नहीं आएंगे, ये हमारी गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे, आप उनको कन्विंस कर लें, फिर हम तैयार हो जाएंगे। मतलब एक तरीका है ना कि आप उनका देखें कि आपके यहाँ तो मोनर्की है, आपके यहाँ बादशाहत है, पाकिस्तान में जैसे भी एक जमहूरियत है, पाकिस्तान में तो इस तरह से फैसले नहीं होते। तो ये जो लीडरशिप है ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे उनको देते हैं। मुझे लगता है कि इस हवाले से हमारे से यकीनन कोताही हुई है। हमने शायद कुछ फॉल्स प्रोमिसेस अरब लीडर्स के साथ किए हैं, जब वो पूरे नहीं हुए तो इसलिए वो थोड़ा सा हमारे से अब नाराज है। बिल्कुल सही है। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कामरान साहब, वो डोमेस्टिकली है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब का वो टेम्परामेंट है, डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल, वो ना तो किसी से बात करते हैं और बोल के वो आर्मी चीफ को बिठा देते हैं सियासतदानों के साथ कि आप इनके साथ मामला तय कर लें और हमें भी बता दें। तो आप समझते हैं कामरान साहब कि अगर कल को इस पे ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, हमारा फॉरेन पॉलिसी इशू है, तो इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस पाकिस्तान में हो पाएगा? एक तो आपने कह दिया कि आप अरबों को कहें कि जी आप इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारे मुल्क है उसमें खुद बात कर लें, तो वो मान भी जाएंगे, सारी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि, बल्कि सऊदी एम्बेसडर तो इस्लामाबाद में मुलाकातें कर रहे हैं जब से यूएई ने एक्सेप्ट किया, रिकग्नाइज किया। तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो पाएगा यहाँ के? आप समझते हैं कि नहीं, इंडिया तो प्रेशराइज कर रहा है? बल्कि मैं आज ही वो एक आर्टिकल देख रहा था द प्रिंट में, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का एक आईएसआई का जहाज है जो जॉर्डन में घूम रहा था और इस तरह की बातें चल रही थी। हालांकि ये फजूल है, लेकिन हाउ डू यू सी मिलिट्री और सिविल मिलिट्री लीडरशिप इसको कैसे देखेगी, या वो कंसेंसस पैदा कर पाएंगे अगर बहुत प्रेशर आता है? जी से क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो कम से कम ऑपोजिशन की जमातों को बुला करके उनको एक ग्राउंड सिचुएशन तो बताएं, क्योंकि मुल्क का मफाद सबसे अहम है कि हमारे ऊपर ये दबाव है तो आप बताएं कि हमें क्या करना है। ऊपर एक जाकर कोई मौकफ अपनाएंगे इसमें या ना करने के हवाले से, तो हमारी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। पहला तो ये काम उनको करना चाहिए, लेकिन जो तर्ज नॉट श्योर, बल्कि इस तरह भी ये एक्स फैक्टर है। अगर वो एक जो इन कैमरा ब्रीफिंग होती थी सिविल मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान, वो मौजूदा हालात में तो अब उसके अंदर भी एतमाद की इतनी कमी है कि शायद ऑपोजिशन अब उसके लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि इस इन मामलात पर हुकूमत है, जो मुतलका इदारे हैं, अगर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं ऑपोजिशन को एक क्लियर पिक्चर दें कि इस वक्त खित्ते में ये तब्दीलियां हो रही हैं, हमारे ऊपर ये दबाव है और हमें आपका साथ चाहिए क्योंकि इसमें पाकिस्तान का मफाद अजीज है, लेकिन क्योंकि तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हालात में किसी भी तरह का इत्तेफाक राय तो दूर की बात, इस मामले के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक मीटिंग ही बुला लें, इन कैमरे बुला लें और तमाम ऑपोजिशन को एतमाद में लें, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। और ये मेरे ख्याल में बड़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका ये जो इस वक्त एतमाद का फुकदान है, और जो अपोजिशन का और गवर्नमेंट का और जो बाकी अनइलेक्टेड ऑफिस के दरमियान, वो बहुत ज्यादा है। तो शायद ये बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए। और जो मुझे हैरानगी जिस चीज की होती है कि कोई बात भी नहीं कर रहा, ना कोई पार्लियामेंट में बात कर रहा है, ना कहीं और डिस्कशन हो रही है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट अनफोल्ड्स। कामरान यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे व्यूअर्स को और आपकी जो कीमती राय है वो हम तक पहुंची। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।